हाँ भाई बताओ, डीपीएसपी में कहाँ थे? आर्टिकल 43 हो गया था कंप्लीट। यस सर। ठीक है हैं? सोशलिस्ट और कॉमन कॉमन था ना वो आर्टिकल। हाँ ठीक है, आर्टिकल नंबर 43A और लिखेंगे, और फिर लिखेंगे आर्टिकल नंबर 43B, डीपीएसपी टॉपिक पार्ट 2 या क्लास 2 है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 43A में लिखेंगे क्या? लिखेंगे पार्टनरशिप ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, और ब्रैकेट में डालो लोकल पब्लिक की मदद के लिए बनाए गए हैं। दोबारा बोल देता हूँ 43A। क्या बताया था मैंने सबसे पहले? पार्टनरशिप ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल। ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 43A जो है ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है, ये भी आप लिखेंगे। आर्टिकल नंबर 43A जोड़ा गया था भाई 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 43A को। क्या बताया इसमें 43A के अंदर मैंने? पार्टनरशिप ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, और किसकी हेल्प के लिए? पब्लिक, लोकल पब्लिक, हाँ लोकल पब्लिक की मदद के लिए बनाया गया है। ठीक है भाई, लोकल पब्लिक। हाँ जी। उसके बाद लिखेंगे आर्टिकल नंबर 43B, इसमें लिखेंगे भाई प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी किसके लिए बनाया गया? लोकल पब्लिक की हेल्प के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? लोकल पब्लिक की हेल्प के लिए बनाया गया है। इसको भी किसी ना किसी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 इसके तहत इसको जोड़ा गया था भाई। ठीक है, हो गया भाई सभी का? हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको कर दूं फिर मेरा, चलो कर देते हैं। आज बस डीपीएसपी को खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे भाई आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44, और इसके अंदर क्या आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। ये आरती बताएगी क्या आर्टिकल नंबर 44 पढ़ा रखा है, बता। कि सभी कानून हर धर्म के लिए मतलब सेम है। देखो इसके अंदर क्या है, सभी को इक्वल माना गया है ना भारत, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर इंडियन गवर्नमेंट, समझा देता हूं इधर, अगर क्या है इंडियन गवर्नमेंट कोई क्या बनाती है भाई? एक्ट बनाती है, वो सभी के लिए क्या होगा भाई? इक्वल रूप से लागू होगा, चाहे वो देश में गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के लिए इक्वल तरीके से लागू होगा। ठीक है, अब ये बात तो हमने आर्टिकल 14 में भी पढ़ी थी। आर्टिकल 14 भी तो क्या कहता है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, है ना। भारत का कोई भी कानून लागू होगा वो सबके लिए लागू होगा। पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या फर्क है? अब मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसको लागू करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत कोशिश भी करी थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। और अभी आपको पता है 2025 के लास्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से रिलेटेड पार्लियामेंट में बहुत घमासान हुआ था। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? एक इसको आसान भाषा में, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में अगर बताऊं तो ये मान के चलो, कोई कानून आएगा ना तो उसमें रिलीजन नहीं देखा जाएगा,
उसमें रिलीजन नहीं देखा जाएगा, सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। 14 तो क्या एक तरीके से रिलीजन देखता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप गाड़ी लेकर के जाते हो, बाइक लेके जाते हो, तो आप हेलमेट लगाते हो, लेकिन क्या सिख लगाते हैं हेलमेट? क्यों? क्योंकि वो पग लगाते हैं और ऐसा हेलमेट कोई बना नहीं दिया, ऐसा इतना बड़ा सा लेके आए उनके लिए अलग से, है ना। तो वो इक्वालिटी भी है, पर रिलीजियस बेस इक्वालिटी है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप तलवार रख सकते हो, बट सिख रख सकते हैं, कृपाण रखते हैं, ठीक है। हम खटवा बांधते हैं अपने रिलीजन में। हम हरियाणा के लोग क्या है, खंडवा पहनते हैं ना सर पे, वैसे ही मुस्लिम क्या कैप लगाते हैं, है ना। तो अलग अलग है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी चीजों को नहीं देखेगा। अगर एक्ट आएगा तो वो सभी के लिए क्या आएगा भाई? इक्वली आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलनी है। अगला आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 45, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी, आर्टिकल नंबर 45। इसके अंदर पहले ये था, जो 6 ईयर से कम वाले जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है भाई, क्या प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्या दी जाएगी भाई? फ्री देने की बात कही गई थी। हाँ जी, 6 से 14 है। वैसे 6 से 14 है, बिल्कुल 6 से 14 साल के बच्चे आएंगे। बट पहले बता रहा हूँ मैं, सुन लो। पहले जो थी बात वो थी 6 ईयर से कम एज का जो बच्चा है उसकी प्री एजुकेशन आर्टिकल 45 के तहत कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी के अंदर में ले जाया जाता है, वहाँ पे उनका टीकाकरण भी होता है, न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, ठीक है, खाने पीने का भी दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, टीकाकरण भी होता है, इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, ठीक है, दूध जो भी है सारी चीज उसके अंदर होती है एक बच्चे की केयर के लिए, ठीक है। वो 6 से फिर इसके अंदर कुछ समय के बाद क्या किया गया? देख रेख तो सारी चीज बच्चों की थी। इसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करी। और वो किस अमेंडमेंट के तहत? अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो ऐड ही कर देते हैं, 6 से 14 साल का जो बच्चा है उनकी क्या कर दी गई? फ्री एजुकेशन करी गई आर्टिकल 45 में। फिर एक अमेंडमेंट भी आया, और उस अमेंडमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, वो अमेंडमेंट था, वही वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूँ मैं पहले भी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, पीएम कौन थे? अटल बिहारी जी क्या थे? उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमारे को क्या बना दिया गया? एजुकेशन का फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्या कर दिया गया भाई इसको? फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और किस आर्टिकल में जोड़ा था बता सकते हो भाई? आर्टिकल कौन बताएगा मेरे को? आर्टिकल नंबर, हाँ भाई 21 से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर्टिकल को कौन सा जोड़ा गया था? आर्टिकल जोड़ा गया था भाई 21A, और 21A के तहत हमारे क्या बना दिए गए? फंडामेंटल राइट बना दिए गए थे इस अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। हो जाएगी भाई बात? हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक एक्ट आया राइट टू एजुकेशन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक एक्ट आया भाई मनमोहन सिंह की सरकार में, इसको कर दो रफ। आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बन गया। हाँ, फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया कि ये आपका फंडामेंटल राइट है भाई, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना, उनका फंडामेंटल राइट। कर दो रफ। चलो, फिर आया भाई 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन। कब आया? 2009 में ये एक्ट आया, और इसको लागू कब किया गया भाई? 1 अप्रैल 2010 के अंदर इसको भारत में राइट बना दिया गया भाई, राइट टू एजुकेशन। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री
थे। ये बात फटाफट से लिख लेंगे, ये बात फटाफट से लिख लो भाई, फटाफट लिखो फटाफट। सर 1 अप्रैल को लागू हुआ था। हाँ जी, हाँ पूरे भारत देश के अंदर, ठीक है भाई। हो गया। Yes, sir. 45 के बाद लिखेंगे आर्टिकल 46, आर्टिकल नंबर 46, इसको कर दो रफ, सब Yes, sir. लिख लिया सभी ने? आर्टिकल नंबर 46, इसके अंदर लिखेंगे भाई SC ST, इसके अंदर लिखेंगे SC ST, लिखेंगे SC ST, SC ST, और इसके अंदर अदर बैकवर्ड भी आ जाएंगे, अदर बैकवर्ड भी आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, लिख लेंगे अदर बैकवर्ड भी आ जाएंगे इसके अंदर, अदर बैकवर्ड्स, मतलब वो कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो SC ST ही हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो क्या है भाई कमजोर तबके से है, उसकी इकोनॉमी बेचारे की कमजोर है, बहुत गरीब है, तो उसको हम एजुकेशन कैसे देंगे, वो इसके अंदर दिया गया है। एजुकेशन कैसे उसको प्रोवाइड की जाएगी और कैसे उसके आर्थिक हित भी देखे जाएंगे, यानी कि इकोनॉमी भी उसकी ठीक करी जाएगी, ये इसके अंदर आता है आर्टिकल नंबर 46 के अंदर। SC ST OBC को कैसे शिक्षा देंगे, SC ST OBC या फिर अदर कोई भी है जो इकोनॉमिकली क्या है विकर है, उनके लिए आता है आर्टिकल नंबर 46। इकोनॉमी क्या सुधारी जाएगी? बिल्कुल भाई, जैसे कि मैंने बताया है DPSP क्या काम करती है, कोई प्लान लेके आएगी, जैसे कि आवास योजना, PM आवास योजना, उसके तहत क्या दिया जाएगा, होम। घर दिए जाएंगे, होम दिया जाएगा, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, है ना। PM किसान योजना, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्लान है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए दिए जाते हैं, मैंने समझाया भी था, जिसमें मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम वेलफेयर पे वर्क किया जाएगा, सर इसमें सोशल प्रिंसिपल के अंदर। हाँ, जितनी भी फ्री बीज है तो वो सारी इसमें ही आ जाएगी। फ्रीबीज अलग है ना सर? प्लान में आते हैं वो, सरकार प्लान में ही लेगा, ठीक है। ओके सर। उसके बाद लिखेंगे अगला आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर भाई 47 लिखेंगे, आर्टिकल नंबर इसमें कितने आर्टिकल थे? 51 तक। 51। आर्टिकल नंबर 47 पढ़ेंगे भाई, इसमें लिखेंगे न्यूट्रिशन लेवल, लाइफ और भाई हेल्थ। न्यूट्रिशन, लेवल, हेल्थ और लाइफ। लाइफ। बताओ कैसे इनको सुधारें हम, तुम ही बताओ ये तो बात। आर्टिकल 47 कहता है कि कैसे हमें लोगों को का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा करना है, न्यूट्रिशन दे करके करेंगे अच्छा, कैसे उनकी हेल्थ को ठीक करना है, हॉस्पिटल वगैरह दे के करेंगे, कैसे उनकी लाइफ को ठीक करेंगे, तो कैसे करेंगे, जब किसी को हम न्यूट्रिशन अच्छा देंगे तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, और उसको फिर हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देंगे तो भी हो जाएगी। अब मैं एक पॉलिसी बताता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में एक पॉलिसी आई थी कि हर गांव को हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। हर गांव के अंदर हॉस्पिटल तो बनाए गए, आपको भी पता है हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर हॉस्पिटल मिल जाएगा गवर्नमेंट, लेकिन उसमें या तो मेडिसिन नहीं है या फिर डॉक्टर नहीं है आज के समय में, क्योंकि इस पॉलिसी पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार प्रॉपर काम नहीं कर पाई, क्योंकि 2014 में सरकार ही क्या हो गई, बदल गई थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल बनाने के हर गांव के अंदर काम किया, पर जहाँ पे बहुत छोटे विलेज है उन छोटे विलेजों को दो विलेजों को एक हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। ये जो अगर बड़ा गांव है 10,000 के आसपास वोट हैं, 5,000 के आसपास वोट है, उनमें हॉस्पिटल मिलता ही मिलता है, ठीक है। ऐसे प्लान लेके आए थे। तो कैसे न्यूट्रिशन अच्छा कैसे होगा, आपको पता है डिपो होल्डर के अंदर फ्री में अनाज दिया जाता है, तेल दिया जाता है, बाजरा दिया जाता है ना, गेहूं दिए जाते हैं, अब राशन बेचते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें है भाई, ठीक है, समझ में आ गया 47। उसके बाद लिखेंगे 48, आर्टिकल नंबर 48।
आर्टिकल 48 लिखेंगे। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है भाई, इसके अंदर लिखेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर क्या जाएगा, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 48। अच्छा ये किस प्रिंसिपल में आता है 48? गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है आर्टिकल 48। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48A लिखेंगे भाई अपना, 48A। आर्टिकल नंबर 48A, इसके अंदर लिखेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और उसके साथ साथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसके अंदर आ जाएगा भाई। अब आर्टिकल 48A आया तो कोई ना कोई क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था भाई, वो लिखेंगे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। यानी कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी पीएम थी। उस समय में आर्टिकल नंबर 48A जोड़ा गया था। ठीक है भाई, कर लिया सभी ने? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कर लिया तो कर दूँ रफ इसको, ये कर दिया। अगला आर्टिकल 49 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 49 बताएगी आरती। बताओ आरती क्या कहता है? नो आइडिया। लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस मेमोरियल्स प्लेस। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 49। इसके अंदर क्या है, किसको प्रोटेक्ट करेंगे हम, अपने जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मेमोरियल्स बने हुए हैं, मोनूमेंट्स बने हुए हैं, प्लेस बने हुए हैं, उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे भाई। क्या करेंगे, प्रोटेक्ट। किस किस को प्रोटेक्ट करोगे, अपने प्लेसों को करेंगे और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो क्या भाई मेमोरियल्स है उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे 49 के तहत। अगला आर्टिकल भाई मैं बताऊंगा लेकिन समझाओगे आप लोग सारे के सारे, जिससे पूछूंगा वो समझाएगा, क्योंकि अब तक मैं डीपीएसपी समझाता आने लग रहा हूँ। एक बार और इधर भी बता देता हूँ मैं, डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी के पीछे कोई लीगल राइट नहीं है, पर फिर भी देश को चलाने के लिए क्या माना गया है, इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 50 है। और ये बात मैं बताऊंगा क्या है इसके अंदर। आर्टिकल नंबर 50 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को डिवाइड करता है भाई। किसको डिवाइड करता है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को क्या करता है भाई, डिवाइड करने का काम करता है। तो तुम लोग मेरे को बताओ कैसे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का को पृथक करता है, विभाजित करता है, कैसे? एग्जीक्यूटिव क्या होगा? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो काम करती है, जो काम करती है, एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कार्यपालिका। सर जुडिशरी कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। अच्छा हाँ, कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को कैसे अलग करता है, कैसे? कौन बताएगा? जिसको पता है पहले हाथ खड़ा करो।
कार्यपालिका का काम क्या है? सारे के सारे कानून बनाना। पार्लियामेंट के अंदर कार्यपालिका ही तो है वो, तो पार्लियामेंट ठीक है। पार्लियामेंट कह रहे हो? पार्लियामेंट नहीं कह रहा हूँ भाई मैं, कार्यपालिका कह रहा है, एग्जीक्यूटिव कह रहा हूँ। एग्जीक्यूट कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही तो करती है। उसके अंदर ही तो कोई भी एक्ट आएगा, बिल आएगा, बिल आकर के एक्ट बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कैसे डिवाइड करता है आर्टिकल 50 या डीपीएसपी? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता। सब नादान मूर्ख परिंदे बैठे हैं इधर। नादान भी कहा मैंने देखो, और मूर्ख भी कहा। मूर्ख परिंदे इसलिए कहा क्योंकि मैंने बोलने से पहले भी मैंने बताया डीपीएसपी के पीछे कोई लीगल राइट नहीं है। अरे भले आदमी, जब उसके पीछे लीगल राइट नहीं है तो जुडिशरी में जा सकता है क्या वो? सर मेरा भी यही डाउट था। तो डिवाइड हो गया ना, हाँ हो गया डिवाइड। जब डीपीएसपी का कोई भी काम कोर्ट में नहीं जा सकता, आप डीपीएसपी के लिए कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो डिवाइड कर दिया ना कोर्ट को, तो अलग हो गया कोर्ट। यही तो है। अगर कार्यपालिका कोई काम करेगी, एग्जीक्यूटिव कोई प्लान लेकर के आएगी, तो उस प्लान में कोई भी पब्लिक का व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। लीगल राइट नहीं है डीपीएसपी के पीछे। इसलिए तो मैं इतनी देर से चलाने लग रहा था और तुम बता नहीं पाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया अब कैसे नादान मूर्ख हो, ऐसे नादान मूर्ख हो। तब इतनी देर से पूरा चैप्टर ही हमने ये पढ़ा कि भाई लीगल राइट नहीं है डीपीएसपी के पीछे, लीगल राइट नहीं है तो जुडिशरी तो वैसे ही अलग होगी, हम जुडिशरी में जा ही नहीं सकते। अगला आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 इसमें लिखेंगे भाई इंटरनेशनल, इसमें लिखेंगे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बना करके रखेंगे भाई। शांति और सुरक्षा बना कर रखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी बना करके रखनी है हमने, है ना। 51 ये कहता है, देखो इसका मतलब क्या है। 51 कहता है कि हमने शांति बना के रखनी है बॉर्डर पे। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, या इंटरनेशनल लेवल पे हमने शांति बना के रखनी है। लेकिन इतने भी शांत नहीं रहना है कि कोई भी हमारे इधर अटैक करेगा और जम्मू एंड कश्मीर लूट के ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना भी शांत नहीं रहना है, इतना भी शांति से काम नहीं करना है, इतना भी पीसफुली वर्क नहीं करना है। उस शांति के साथ साथ हमने क्या भी रहना है, डिफेंसिव। हाँ, अपनी क्या करनी है, सिक्योरिटी भी करनी है ना। पहले अटैक करेंगे नहीं, कोई करेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। सही। समझ में आएगी बात। तो ये कहता है आर्टिकल 51 इंटरनेशनल लेवल पर क्या रखेंगे हम, पीस एंड सिक्योरिटी बना करके रखेंगे। ये भी नहीं है कि हम हर रोज पाकिस्तान से पंगा ले लेंगे, चाइना से ले लेंगे, उधर भूटान से ले लेंगे, फिर नेपाल से, ऐसा भी नहीं करना है। उनके साथ शांति भी रखनी है बना के, ठीक है। गुड, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला आर्टिकल लिखेंगे 350A। डीपीएसपी खत्म नहीं भाई नहीं, आर्टिकल 350A। रुक जाओ अभी। 350A। 350 पाओगे? हाँ जी, 350 लिखो, और वैसे बता देता हूँ इसी चैप्टर में मैं इसको। 350A क्या कहता है भाई, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में लेनी चाहिए अपना। प्राइमरी एजुकेशन किस में लेनी चाहिए हमने, प्राइमरी एजुकेशन किस में भाई, मदर टंग में लेनी चाहिए। यानी कि मातृभाषा में हमने अपनी जो प्री लैंग्वेज एजुकेशन है वो लेनी चाहिए। और सर कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, पर हमारे को ये बोला गया। हम कहाँ लेते हैं, हम तो अंग्रेज बने पड़े हैं ना, पूरे के पूरे प्योर, है ना। हिंदी आती आती है हिंदी तो, लेकिन लिखनी नहीं आती। देखो पढ़ने आओगे कि अगर मैं आपको कोई मैथ का अक्षर बोलूंगा, जैसे कि 68 68 बोलूंगा, समझ में नहीं आएगी कहानी। पूछोगे सर 68 क्या, फिर मैंने बोलना पड़ेगा 68, ठीक है। तो अंग्रेज बन चुके हैं ना। तो ये आर्टिकल साफ साफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहता है, आर्टिकल 350 है, जो हमारी मदर भाषा है, मातृभाषा है, उसमें हमने पहली एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि हमें वो तो आनी चाहिए ना प्रॉपर तरीके से, है ना। उसके बाद अगला आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 351। हिंदी लैंग्वेज को हमने क्या करना चाहिए,
प्रमोट करना चाहिए भाई। आर्टिकल नंबर 350 क्या कहेगा, हमने जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है इसको क्या करना चाहिए भाई, प्रमोट करना चाहिए। 351 है कि 50 है? 351 सॉरी 50 लिख दिया मैंने, 351 क्या कहता है, हिंदी लैंग्वेज को हमने क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए भाई। ठीक है, अब कोई बच्चा मेरे को डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में डिफरेंस बता सकता है? सर फंडामेंटल राइट है। देखो पहला मैं बताता हूँ, आसान आसान पढ़ लेते हैं पहले। एक साइड में लिख देता हूँ फंडामेंटल राइट, एक साइड में लिख देता हूँ डीपीएसपी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, ठीक है। आर्टिकल नंबर बताओ 12 से 35, इसमें 36 से 51। इसको कहाँ से लिया हमने, यूएसए से। इसको कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। इसके पीछे लीगल राइट है, इसके इसमें पीछे नहीं है। लीगल राइट नहीं है। इसके पीछे हम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके पीछे कोर्ट में नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट सरकार के राइट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, सॉरी इनके हाँ डिक्रीज करता है, और ये इंक्रीज करता है ना। सरकार अपने तरीके से चलाएगी फंडामेंटल राइट को, आप ले बिल्कुल जा सकते हो। इसको हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, पर सर आपने नहीं बताया था कि फंडामेंटल राइट मैग्ना कार्टा हमने वहां से लिए कहाँ से? इंग्लैंड। नहीं भाई, यूएससी से लिए, इंग्लैंड से तो सिटीजनशिप ली है सिंगल। इंग्लैंड से तो सिंगल सिटीजन। अच्छा। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गई वही कहानी। तो ये डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट हमें बचपन जन्म से मिल जाते हैं, वो हमारे को बाद में मिलते हैं। डीपीएसपी ये हमारे राइट है, वो राइट नहीं है। ये इनके डिफरेंस हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब भाई कुछ डीपीएसपी के बारे में कुछ लोगों के विचार हैं, वो विचार लिख लेंगे भाई। ठीक है, विचार भी पूछेगा क्या? पूछ सकता है पेपर में कुछ विचार है, वो मैं फटाफट से लिखवा देता हूँ तुम्हारे को। एक व्यक्ति था जिसका नाम था केटी सा। केटी सा, केटी सा, शाह हाँ सा, केटी सा, केटी सा, ऐसे सा भाई अमित शाह, सा वाला शाह वाला सर। केटी सा लिखेंगे। इसने क्या कहा डीपीएसपी को, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है, लिखो भाई, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। डीपीएसपी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये किसने कही थी बात, ये तो सही बात है। जो केटी बैंक शाह की- ने कही थी, जो बैंक की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद टी कृष्णाचार्य ने क्या कहा, टी कृष्णाचारी ने क्या कहा, इसमें टी कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी, इसने कहा भाई डीपीएसपी मनुष्य की भावनाओं का कूड़ागर है। डीपीएसपी मनुष्य की भावना का क्या है, कूड़ागर है, कूड़ागर, डस्टबिन। ठीक है, लेकिन इसको लिखना हिंदी में ही है, स्लोगन बोलने हुए बात वो हिंदी में ही पूछे जाते हैं, इसका क्या रखना है। ठीक है, मनुष्य की भावनाओं का कूड़ागर है, डस्टबिन है। कैसे? ठीक है, अगला लिखेंगे केसी वेहेयर, केसी वेहेयर, इसने क्या कहा भाई, केसी वेहेयर ने डीपीएसपी धार्मिक उपदेश है। डीपीएसपी धार्मिक उपदेश है, डीपीएसपी धार्मिक उपदेश है, लिख दिया भाई। अगला नाम लिखेंगे एन श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन, इसने कहा डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन गलत तरीके से किया गया है।
डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन गलत तरीके से किया गया है। उसके बाद लिखेंगे सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स, इसने क्या कहा, डीपीएसपी की कोई रेगुलर वैल्यू नहीं है। डीपीएसपी की कोई रेगुलर वैल्यू नहीं है। डीपीएसपी भारत के फ्यूचर में उपयोगी साबित नहीं होगा। डीपीएसपी भारत, हाँ, डीपीएसपी भारत के भविष्य में उपयोगी साबित नहीं होगा। भविष्य में उपयोगी साबित नहीं होगा। अगला लिखेंगे भाई के सभानाम। के सभानाम, इसने क्या कहा भाई, डीपीएसपी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, किसने बोला? सर के सभानाम, इसने क्या कहा, डीपीएसपी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में टकराव पैदा करेगी भाई। इनके बीच में क्या पैदा करेगी, टकराव पैदा करेगी। ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे ग्रीनविले ऑस्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रीनविले ऑस्टिन, इसने भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा। डीपीएसपी को इसने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा था, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, ग्रीनविले ऑस्टिन, हाँ जी, ग्रीनविले ऑस्टिन, इसने क्या कहा, डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल। ग्रीनविले ऑस्टिन, इसने क्या कहा भाई, डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बताया था भाई। ठीक है, और ये ग्रीनविले ऑस्टिन वही है जिसने इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में इसको पद्म श्री से सम्मानित भी किया था। इसको भाई ग्रीनविले ऑस्टिन को किसने भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में इसको पद्म श्री से सम्मानित किया था। और एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर आइवर जेनिंग्स, इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही पता क्या बोल दिया था, वकीलों का स्वर्ग बोल दिया था। सर किसने, आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था, वकीलों का स्वर्ग, स्वर्ग। किसको कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि भाई वकील ही उसको समझ पाते हैं, उसकी लैंग्वेज भी वकील ही समझ पाते हैं, सही इसलिए चीज नोट करनी है। हाँ जी, पेपर में आता है। ये बात किसने कही थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कितने